नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फोर्ब्स द्वारा गौतम अडानी ग्रुप के शेयर सौदों को लेकर प्रकाशित रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने से इनकार कर दिया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक 17 फरवरी को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक उपायों की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी गठित करने का आदेश सुरक्षित रखा था, जिसके बाद आज याचिकाकर्ताओं में से एक डॉक्टर जया ठाकुर के वकील एडवोकेट वरुण ठाकुर ने बेंच से फोर्ब्स की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इसे बाद में प्रकाशित किया गया है। हालांकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, हम इसे रिकॉर्ड पर नहीं ले सकते हैं। बता दें, अडानी और हिंडनबर्ग से संबंधित मामले में वकील एमएल शर्मा और विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और कार्यकर्ता मुकेश कुमार ने अब तक शीर्ष अदालत में 4 जनहित याचिकाएं दायर की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषों और महिलाओं की शादी की एक समान उम्र की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुरुषों की 21 साल और महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल के बीच का अंतर मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने इस उम्र को बढ़ाकर 21 साल करने की मांग की, जो पुरुषों के बराबर होगी। हालांकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि अदालत संसद को कानून बनाने के लिए परमादेश जारी नहीं कर सकती है और कानून में कोई भी बदलाव संसद पर छोड़ देना चाहिए, इसलिए याचिका खारिज कर दी गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आज एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को सख्त टिप्पणी की और कहा कि हम यहाँ संवैधानिक ड्यूटी निभाने के लिए हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं है। सीजेआई ने टिप्पणी महिला पुरुष की शादी की उम्र एक समान करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए की। यह याचिका एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। दरअसल उपाध्याय की एक टिप्पणी से सीजेआई को गुस्सा आ गया। याचिकाकर्ता उपाध्याय ने कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का क्या मतलब था। दरअसल कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से लंबित याचिका को ट्रांसफर कर दिया था। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि उपाध्याय को अनावश्यक टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। सीजेआई ने कहा कि हम यहाँ आपकी राय सुनने के लिए नहीं है। सौभाग्य से हमारी वैधता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप हमारे बारे में क्या महसूस करते हैं। हम यहाँ अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने के लिए हैं, यहाँ आपको खुश करने के लिए नहीं है, ना ही हम यहाँ किसी राजनीति को खुश करने के लिए हैं। तो आप हमें अपनी अनावश्यक टिप्पणी ना दें कि आप हमारे लिए कैसा महसूस करते हैं। आप बार के सदस्य हैं, हमारे सामने बहस करें, ये राजनीतिक फोरम नहीं है। मामले की सुनवाई के अंत में सीजेआई ने कहा, ये संसद का मामला है, संसद भी संविधान का संरक्षक है, इसलिए अनुच्छेद 32 का मजाक ना बनाएं। दिल्ली हेट स्पीच मामले में सोमवार को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मामले की जांच अंतिम चरण में है। यह सुनवाई दिसंबर 2021 में दिल्ली में सुदर्शन न्यूज टीवी के संपादक सुरेश चौहाड़के के नेतृत्व में आयोजित हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम में हेट स्पीच को लेकर हो रही थी। इसी मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच को बताया कि जांच अंतिम चरण में है, फॉरेंसिक लैब से वॉइस सैंपल की रिपोर्ट आने की जरूरत है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ASG KM नटराज ने बताया है कि जांच अंतिम चरण में है, वॉइस सैंपल की रिपोर्ट जल्द ही फॉरेंसिक लैब से आने की उम्मीद है। चार्जशीट की प्रति रिकॉर्ड पर रखी जाएगी। मामले को अप्रैल के पहले सप्ताह में लिस्ट किया जाए। कोर्ट ने मामले में जल्द चार्जशीट दायर कर ऑन रिकॉर्ड रखने को कहा है। बता दें, इससे पहले 30 जनवरी को हुई सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि 2021 के नफरत फैलाने वाले भाषणों के मामले की जांच काफी हद तक पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में अब तक हुई जांच का विवरण देते हुए एक हलफनामा दायर करने को कहा था। सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी की तरफ से पेश हुए वकील शादान फरासत ने कहा था कि पुलिस ने इस तरह के नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिए जाने के बाद उद्धव ठाकरे लगातार आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भले ही उनकी पार्टी का नाम चोरी हो जाए, लेकिन ठाकरे नाम नहीं चुरा सकते। ठाकरे ने कहा है कि चुनाव आयोग का ये फैसला बहुत गलत है। चुनाव आयोग इतनी जल्दी में क्यों है? उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, वरना 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। फिर लोकतंत्र को नष्ट करने वाला तांडव इस चुनाव के बाद शुरू होगा। चुनाव आयोग को भंग कर देना चाहिए। शिवसेना को यह फैसला मंजूर नहीं है। बता दें, उद्धव ठाकरे ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कल से सुनवाई शुरू होगी। वहीं एकनाथ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की है। इसके जरिए अपील की गई है कि अगर उद्धव गुट चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देता है तो कोर्ट एक पक्षीय सुनवाई कर कोई आदेश पारित न करे और शिंदे गुट का पक्ष भी सुना जाए।
केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले के बाद महाराष्ट्र की सियासत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। सोमवार को एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने महाराष्ट्र विधान भवन में मौजूद शिवसेना के पार्टी दफ्तर पर कब्जा कर लिया। वैसे ये कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे गुट अब शिवसेना से जुड़े सभी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। वहीं विधान भवन में पार्टी के दफ्तर पर हुए कब्जे के बाद उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत की और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। शिवसेना कार्यालय पर कब्जा करने के बाद उद्धव ठाकरे गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि विधान भवन में जो शिंदे गुट ने हमारे दफ्तर पर कब्जा किया है, हम उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत अपील करेंगे। चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई के सामने मामले का उल्लेख किया और इसे कल संविधान पीठ के समक्ष चल रहे मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। हालांकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सिंघवी के उल्लेख की अनुमति नहीं दी क्योंकि मामला आज की उल्लेख सूची में शामिल नहीं था। सीजेआई ने सिंघवी से कल इस मामले का उल्लेख करने को कहा है। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, नियम सबके लिए बराबर हैं और आप प्रक्रिया के तहत कल आइए। उद्धव ठाकरे के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में तत्काल सुनवाई करने की अपील की थी। बता दें, उद्धव ठाकरे पक्ष की मांग है कि तीर धनुष चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को ना दिया जाए। 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया है। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर आयोग के फैसले के बाद आज उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी, एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उद्धव गुट की ओर से लिखे गए सामना के संपादकीय को हेडिंग दी गई है, खरीद लिया न्याय। संपादकीय में शिंदे गुट को मिंदे गुट लिखा गया है। मराठी में मिंदे का मतलब लाचार होता है। संपादकीय में लिखा गया है, शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह खरीदने के बाद बीजेपी की कमली पैर का घुंघरू टूटने तक नाच रही है। मिंदे गुट से ज्यादा खुश बीजेपी नजर आ रही है। किसी दुकान से चना मूंगफली खरीद ली गई हो, उस तरह से शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह के मामले का फैसला भी खरीद लिया गया है। अब ये बात छिपी नहीं है। उद्धव गुट ने कहा है कि किसी प्रॉपर्टी का सौदा किया जाए, उस तरह से चुनाव आयोग ने ठाकरे द्वारा स्थापित जतन की गई शिवसेना को दिल्ली के तलबे चाटने के लिए मिंदो के हाथ दे दी। मिंदो को धनुष बाण का चिन्ह मिला, वो इन्हीं अमित शाह की मेहरबानी से। क्या अब ये छिपा है? ये इंसान महाराष्ट्र और मराठी लोगों का नंबर 1 शत्रु है। इसलिए जो भी श्रीमान शाह के पीछे पड़कर अपनी राजनीतिक खुजली मिटाना चाहते हैं, उन सभी को क्या महाराष्ट्र का दुश्मन मानना पड़ेगा। पूर्व वाणिज्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। सरकार ने सोमवार को उनकी नियुक्ति का ऐलान कर दिया है। कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। सुब्रमण्यम परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे, जो अब वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। अय्यर पिछले साल जून में नीति आयोग के सीईओ बनाए गए थे। उन्होंने राजेश कुल्लर की जगह ली थी। सुब्रमण्यम 1987 बेंच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। दिल्ली शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए तारीख तय हो गई है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक सीबीआई सिसोदिया से अगले रविवार को पूछताछ करेगी। इससे पहले सिसोदिया को बीते शनिवार सीबीआई के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सीबीआई के समन के बाद पहले तो सिसोदिया ने सीबीआई के दफ्तर पहुंचने के लिए हामी भर दी थी। बाद में उन्होंने दिल्ली राज्य का बजट बनाने में व्यस्त होने का हवाला देकर आने में असमर्थता जताई थी और सीबीआई से अनुरोध किया था कि उनको किसी दूसरी तारीख में पूछताछ के लिए हाजिर होने की अनुमति दी जाए। सीबीआई ने उनके अनुरोध को मान लिया, लेकिन उनसे पूछताछ के लिए तारीख निश्चित नहीं हो पाई थी। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने नई पार्टी बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा है। उन्होंने कहा कि जेडीयू को गिरवी रख दिया गया है, इसलिए वो इस पार्टी में नहीं रह सकते हैं। अपने समर्थकों के साथ 2 दिनों की बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा की ओर से नई पार्टी बनाने का विधेयक पास किया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। कुशवाहा ने कहा कि समर्थकों ने सर्वसम्मति से मुझे ही पार्टी का अध्यक्ष बना दिया है और नई पार्टी का नाम तय करने की जिम्मेदारी मुझे ही सौंपी है। समर्थकों की बैठक खत्म होने के बाद कुशवाहा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में आज 20 फरवरी को ईडी ने कांग्रेस नेताओं और उनसे जुड़े लोगों पर कथित कोयला लेवी घोटाले में छापे मारे हैं। ईडी ने राज्य में 14 जगहों पर कांग्रेस नेताओं के घरों और दफ्तरों की तलाशी ली। जिन परिसरों पर छापे मारे गए, उनमें से कुछ परिसर कांग्रेस विधायकों और राज्य पार्टी के कोषाध्यक्ष सहित पदाधिकारियों से जुड़े हैं। ये छापे ऐसे समय मारे गए हैं जब राज्य में विधानसभा चुनाव चंद महीनों में होने वाले हैं। ये छापे ऐसे समय भी मारे गए हैं जब 24 फरवरी से रायपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय पूर्ण सत्र शुरू होने वाला है।
राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पार्टी का शासन है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर मारे गए ईडी के छापों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी सरकार का बचाव किया। वित्त मंत्री ने कहा कि कोई भी कार्रवाई बदले की भावना से नहीं की जाती है। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि कोई भी एजेंसी पहले डेटा एकत्र करती है, उसके बाद ही कार्रवाई की जाती है। बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे पहले ईडी ने आज छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर छापे मारे। छत्तीसगढ़ में ईडी ने कांग्रेस नेताओं और उनसे जुड़े लोगों पर कथित कोयला लेवी घोटाले में छापे मारे हैं। जदयू नेता नीतीश कुमार के द्वारा कांग्रेस को विपक्षी एकता के लिए कदम उठाने का आग्रह करने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि उसे भाजपा विरोधी एकता बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका के बारे में याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि वो पहले से ही अलग अलग दलों को एक साथ लाने की दिशा में कदम उठा चुकी है। उसमें चल रहे बजट सत्र में अडानी घोटाले को लेकर पार्लियामेंट्री ज्वाइंट स्ट्रेटेजी सेशंस और भारत जोड़ो यात्रा उस दिशा में प्रमुख कदम है। इसके साथ ही कांग्रेस ने दो मुंह वाली पार्टियों के खिलाफ भी चेतावनी दी, जो विपक्ष के प्रति प्रतिबद्धता तो दिखाते हैं लेकिन बीजेपी की पैरवी करते हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के एक दिन बाद पार्टी की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि हमें किसी को यह प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं कि हमें नेतृत्व देना है, क्योंकि कांग्रेस की गैर मौजूदगी में विपक्षी एकता के सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। मजबूत कांग्रेस के बिना मजबूत विपक्षी एकता असंभव है। हम पूर्ण सत्र में 2024 के चुनावों और उससे पहले के राज्य चुनावों के लिए चर्चा करेंगे और चुनाव पूर्व और चुनाव के बाद गठबंधनों की जरूरतों पर भी चर्चा करेंगे। हम पहले से ही बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर राज्य, केरल सहित कई राज्यों में चुनाव पूर्व समझौते कर चुके हैं। इसलिए ये कहना सही नहीं है कि कांग्रेस चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं करती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक होने वाले पार्टी के 85वें एआईसीसी पूर्ण सत्र से पहले कांग्रेस ने रविवार को कहा कि विपक्षी एकता के मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा और इसे राजनीतिक प्रस्ताव में भी शामिल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा छीने जाने के 3.5 साल बाद केंद्र सरकार वहां तैनात सेना को कश्मीर घाटी के भीतरी इलाकों से हटाने पर विचार कर रही है। ये बात आज 20 फरवरी को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कही गई है। अगर सेना के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो सेना की मौजूदगी सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर होगी। बता दें, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल लंबे समय से कश्मीर के भीतरी इलाकों से सेना हटाने की मांग कर रहे हैं। राज्य में प्रशासन बदलने के बाद तमाम अधिकारी सरकार से कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य बताने का दावा तभी किया जा सकता है जब वहां पर सेना ना हो। इस मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि कश्मीर के भीतरी इलाकों से सेना हटाने के प्रस्ताव पर लगभग 2 साल से चर्चा हो रही है। यह प्रस्ताव अब रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सेना को हटाकर उसकी जगह सीआरपीएफ को तैनात किया जाएगा। सीआरपीएफ कानून व्यवस्था के अलावा आतंकवाद के हालात को भी संभालेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की शुरुआत सोमवार को हंगामेदार रही और समाजवादी पार्टी के विधायक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण को राज्यपाल वापस जाओ के नारों से बाधित करते रहे। इससे पहले सुबह सपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना दिया। राज्य का बजट सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जब पटेल ने नारेबाजी के बीच सदन की संयुक्त बैठक में अपना भाषण पढ़ना जारी रखा। सपा और आरएलडी के विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि उनके पास जो भी मुद्दे हैं उन्हें सदन में आना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। सरकार उनका जवाब देने के लिए तैयार है। प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता है कि शिवपाल या अखिलेश या उनका पूरा परिवार धरने पर बैठता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास विकास का लक्ष्य है और हम इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सत्र शुरू होने से पहले पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में सपा विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा के प्रवेश द्वार पर धरने पर बैठे थे। शिवपाल ने संवाददाताओं से कहा कि वो चाहते हैं कि सत्र चले ताकि वो जनहित के मुद्दों को उठा सके। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी राज्य में सत्ताधारी दल पर तंज कसते हुए कहा, जो लोग इन्वेस्टर समिट में लगाए गए पौधे को भी नहीं बचा पाए वो निवेश कैसे प्राप्त करेंगे। दिल्ली में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर रविवार शाम को पथराव किया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बारे में जानकारी दी। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, मेरे दिल्ली वाले आवास पर फिर हमला हुआ है। 2014 के बाद से ये चौथी बार है जब ऐसा हमला हुआ है। बीती रात जब मैं जयपुर से लौटा तो मेरे घरेलू सहायकों ने बताया कि कुछ शरारती तत्वों ने पथराव किया था, जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए। दिल्ली पुलिस फौरन इन लोगों को गिरफ्तार करे। बता दें, दिल्ली पुलिस आधी रात को उनके आवास पर पहुंची और सबूत जमा किए। हाल ही में 2 मुस्लिम युवकों के हरियाणा में जिंदा जलाने की घटना के बाद ओवैसी ने इस मामले को उठाया था। वो मेवात जाकर पीड़ित परिवार से मिले थे।
उन्होंने इस घटना के मुख्य आरोपी मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मांग की है। दक्षिणपंथी ओवैसी के मेवात जाने और मोनू का नाम लेने से नाराज बताए जा रहे हैं। आरोप है कि इस घटना के पीछे दक्षिणपंथी तत्वों का हाथ हो सकता है। बद्रीनाथ हाईवे पर लगभग 10 और बड़ी दरारें पाए जाने की सूचना मिली है। बद्रीनाथ जाने के लिए इसी हाईवे का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार जोशीमठ और मारवाड़ी के बीच करीब 10 किलोमीटर के दायरे में ये दरारें दिखाई दी हैं। बता दें कि केदारनाथ की यात्रा 25 अप्रैल से शुरू हो रही है, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। इसकी घोषणा सरकार ने शनिवार को ही की थी। हाईवे पर उभर रही दरारों के कारण इस यात्रा पर लगातार संकट बना हुआ है। नई दरारों के उभरने से ये और बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सोमवार को अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए। उनकी यात्रा तब हुई जब यूक्रेन पर रूसी हमले का 1 साल पूरा होने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद बाइडेन की यूक्रेन की ये पहली यात्रा है। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने बाइडेन की यात्रा को लेकर ट्विटर पर कहा, जैसा कि हम रूस के यूक्रेन पर क्रूर आक्रमण की वर्षगांठ के निकट हैं, मैं आज कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने और यूक्रेन के लोकतंत्र, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए हूँ। बाइडेन ने आगे कहा, पिछले 1 साल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभूतपूर्व सैन्य, आर्थिक और मानवीय समर्थन के साथ यूक्रेन की रक्षा में मदद करने के लिए अटलांटिक से लेकर प्रशांत महासागर तक राष्ट्रों का एक गठबंधन बनाया है और ये समर्थन आगे भी जारी रहेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।